ओके, चलिए इसमें यह है कि सक्षमता वाला का और टीआरई का सिलेबस सेम है, दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सेम सिलेबस है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है, फर्क इतना ही है कि उसका जो है एग्जाम जो है आपको बीएसपी लेगा और आप लोग का बीपीएससी लेगा। तो सक्षमता का और दोनों का लगभग टाइम भी सेम है। दोनों जो है मतलब कि बोर्ड हड़बड़ाया हुआ है, वो भी कराए कल ले लेंगे, बीपीएससी वाला भी बोले कल ले लेंगे एग्जाम, दोनों हड़बड़ाया हुआ सिलेबस से। तो सक्षमता वाला का इसमें मतलब कि जो सिलेबस कवर हो जाएगा दोनों का। चलिए, तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हम भेज देंगे। ठीक है, आपको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे और फिर कुछ वर्क भी देंगे ग्रुप में, इसके अलावा भी कुछ वर्क देंगे ग्रुप में। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न में हिस्ट्री में शुरू जो होता है, ठीक है, वैसे शुरू तो आपको मतलब कि प्लासी के युग से 1957 शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन 1857 से आता है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है आपका 1857 का विद्रोह, क्रांति। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक है, उसको देख लेते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा, विद्रोह के समय कौन क्या थे, क्वेश्चन भी आता है। पूरी जगह विद्रोह के समय में इंग्लैंड की रानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और ये तो नहीं, लेकिन ये पूछता है कि विद्रोह मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस टाइम में मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर, ये थे। ये कौन थे वहां? पीएम थे वहां के। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फिर इसी में एक और भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कौन है? कैनिंग। चूंकि 57 के बाद में क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है, पूरा सिस्टम चेंज होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, आप डायरेक्ट हुकूमत कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो उसमें क्या होता है, इस पद को चेंज कर जाता है, गवर्नर जनरल को पद को डायरेक्ट क्या करता है? भारत का वायसराय। तो वायसराय कौन बनेंगे पहले? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब पहले वायसराय कैनिंग है, तो पूछ देगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तब कौन होगा? यही थे। और जितना भी ये है गवर्नर है, उन सब में मुस्लिम है, जो अंतिम है वही पहला है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो बता देंगे इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का। ओके, विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, वैसे तो मतलब विद्रोह तो बहुत पहले भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरे तौर पर स्टार्ट हुआ था 10 मई को। क्योंकि 9 मई को घटना होता सैनिक वाला, सैनिक को सजा देते हैं और फिर वो लोग 10 मई को वहां छोड़ा के फिर भाग के चले आते हैं। तो 10 मई को क्या होता है? विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखें, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे 57 के विद्रोह में। ठीक है, अब आते हैं इनके मेन टॉपिक में, क्या कह रहा है। देखिए, ये ओवरव्यू है। क्या कह रहा है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, बक्सर का 64 में। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। जब चूंकि पहले तो बंगाल को कब्जा किया, जब बंगाल में उसको जब कामयाबी मिला, जब 57 का युद्ध जो है प्लासी का युद्ध जीत गया, बक्सर का युद्ध जीत गया, उसका हौसला क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो क्या बोला कि नहीं, अब बंगाल नहीं पूरा हिंदुस्तान हमको चाहिए, है ना। वही बोला, जब वो मतलब कि जीत गया, तो मतलब आगे के नंबर आया। तो 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीति और उसके स्वरूप के विरुद्ध और संतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा और व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। मतलब
अगर हम कह सकते हैं कि 57 का युद्ध का जो है 1857 का विद्रोह का जो बीज जो है वो 1757 में ही बोया गया था, है ना। यानी कि उसी टाइम से जो अंग्रेज है चेंजिंग करते गया, चेंजिंग करते गया, चेंजिंग कर मतलब नहीं बोलते हैं कि उंगली पकड़ते पकड़ते गट्टा पकड़ लिया, है ना। वो उंगली पकड़ते पकड़ते गया गट्टा पकड़ लिया, है ना। तो क्या हुआ, जब गट्टा पकड़ लिया तो क्या हुआ, अब पानी नाक के ऊपर चला गया तो विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, देखिए ये तो वहां शुरू हुआ था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 57 की क्रांति जो है उसका सामान्य कारण, जनरल कारण। स्पेसिफिक पढ़ेंगे हम लोग, पहले जनरल देख लेते हैं, जैसे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, लेकिन पहले हम लोग जनरल देख लेते हैं कि वजह क्या है इसका। क्या कह रहा है, वही वजह है, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नव व्यवस्थाओं ने भारतीय राज्यों का शासन, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, सब सब आ जा रहा। देखिए मतलब इसमें जो ब्रिटिश सरकार जो अपना विस्तारवादी नीति जो अपनाया, अपने सिस्टम में चेंजिंग जो लाया, बार बार नीति को जो चेंज कर रहा था, इस चेंजिंग से देखिए कौन सा आ गया इसमें, इस चेंजिंग से शासक जो मतलब रियासत के शासक है, सिपाही, जमींदार, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, है ना, जो हाथों से कुछ बनाते हैं वो, पंडित जी भी, मौलवी मौलाना भी, सब सब क्या हुआ, इनसे तंग आ गया। क्योंकि वो एक रूल्स लगा था, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कभी किसी का जमीन हड़प लिया, कभी किसी पर टैक्स लगा दिया, किसी का राज हड़प लिया। ठीक है, तो ये सब जो नियम लाया, कभी धर्म में चेंजिंग ला रहा, परिवर्तन का, इन सबसे परेशान हो गया ये लोग। तो ये जो असंतोष है, ये असंतोष 57 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़क गया। ये जो असंतोष है, जो मतलब कि दबाते गया, ये 57 क्या हुआ, एक हिंसक मतलब कि विद्रोह के रूप में बाहर आया, और जो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया एकदम से। इनसे इनसे पहले इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं हुआ था, छुटपुट हुआ था, लेकिन जो अंग्रेज सरकार को हिला के रख दे, समझे कि उखाड़ने पर था, उखाड़ ही देता, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से ये ना हो सका। कुछ मतलब कि राष्ट्रीय लेवल कोई नेता नहीं था, छोटा छोटा विद्रोह लड़ रहा था, कोई लड़ रहा कुर्सा काटा में, कोई जोकी में, कोई भंसिया में, कोई पेट्रोला में, यहाँ वहां लड़ रहा है सिकटियों में लड़ रहा है ना। लेकिन कोई नेता है ही नहीं, कोई एगो नेता होगा तब ना भाई एरिया लेवल पे, तब ना सबको कंट्रोल करेगा, कोई था ही नहीं। तो क्या हुआ कि हार गया। ठीक है, तो ये सम्मान वजह है। आपको समझ में आ गया कि 57 क्रांति का सम्मान वजह क्या है, ये सब वजह है। और बीज कब बोया गया था, हाँ, संता प्लासी के युद्ध के बाद उसका मनोबल बढ़ गया कि अच्छा हम तो हरा दिए, चलो ठीक है अब अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल वजह है, इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं छूटा, सब आ गया है, सब परेशान थे। बताइए मौलवी मौलाना लोग, पांचों नमाज पढ़ रहे पंडित जी, ये भी सब परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। क्या है कि धर्म में भी चेंजिंग कर रहा था, है ना, धर्म में भी चेंजिंग कर रहा था। ये लोग मतलब थे कट्टरवादी थे, ये लोग मान नहीं रहे थे, नहीं हमारा जो धर्म है वही रहने दीजिए, सती प्रथा है तो रहने दीजिए, जला दिया जाएगा विधवा को, बच्चा को शादी कर दिया जाएगा, लेकिन चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा लोग था ये लोग। तो वो भी वजह था। अंग्रेज का सोचा क्योंकि हम भलाई काम करते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि हम कहाँ भलाई काम कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सब चलेगा, धर्म के प्रति एक नुक्स नहीं, जो है सो है वही रहेगा, रोड टेढ़ा बन जाएगा लेकिन मंदिर मस्जिद वहीं पर रहेगा। अंग्रेज को मालूम नहीं था, वो चेंजिंग क्या लोग है, जो विद्रोह। आप देखिए, आप आते हैं क्या इस विद्रोह का वजह क्या क्या था, है ना। ये तो हम ओवरऑल देखें, अब विद्रोह जो है स्पेसिफिक विद्रोह मतलब की वजह देखेंगे, क्या कारण था विद्रोह का। सबसे पहला वजह कौन है, आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब अर्थिंग, जो लाइट का अर्थिंग, तो हाँ पैसा रुपया, ठीक है, इकोनॉमी और मतलब कि उद्योग, सब इसमें आ जाएगा। क्या कर इसमें कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसान का जबरदस्त शोषण हुआ। वे निर्धरता के कुचक्र में फंस गया। मतलब बैठिए बैठिए, ऑफिस में बैठिए ना, नहीं पीछे ऑफिस है, समझिए, ठीक है। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, जकरा गया, मतलब इतना टैक्स बढ़ा दिया गया, इतना चेंजिंग लाया, कभी मतलब किसान से टैक्स ले रहा, कभी चेंज करके बोल रहा क्या राजा तुम टैक्स दो, इतना चेंजिंग हुआ कि इन लोगों का आर्थिक शोषण हो गया, गरीब और गरीब हो गया। यहां तक कि सूदखोर लोग, किसान ले रहा था 10 रुपया, सूदखोर लेता है कितना 20 रुपया। अभी जैसे आप किराना की दुकान में उधार जो लेते हैं, उधार लेके आइए, आप लीजिएगा 110 का, वो लिखेगा 115 रुपया, बढ़ा के लिखेगा। आपको नहीं मालूम, लेकिन वो बाद में किसी को बताता है कि देखो उधार लिया तो कुछ तो बढ़ा के लिखेंगे ना, ब्याज भी करना चाहिए ना। वही काम करता है सूदखोर। सूदखोर से किसान पैसा लिया 10 रुपया, वो बढ़ा के लिया 20 रुपया, बढ़ाते बढ़ाते कर देगा 100 रुपया। जमीन की कीमत कितना है 90 रुपया। अब लगे ठीक है 100 रुपया तुम्हारा, जमीन की कीमत 90 रुपया है, तुम तो पैसा देने पर जमीन दे दो, जमीन उसका हड़प लिया। ये सब नियम था, ये असंतोष था। इनाम कमीशन के सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जायजों को जब्त कर लिया गया, समझे ना। ये इनाम कमीशन वो था, आइए, इनाम कमीशन वो था जिसमें ना ये कमीशन बनाया गया था कि कौन कौन जमीन है जिसका टैक्स नहीं मिल रहा है, उस जमीन को कब्जा करो। कौन कौन जमीन है, जब देखा भाई तो बहुत सारी जमीन पर टैक्स नहीं मिला था, सबको कब्जा कर लिया। बोल रहा है ना, करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। जो राजा था, जो जमींदार था, उनका जमीन को छीन लिया कि टैक्स नहीं दे रहा है, ये आरोप लगा करके। कितना खत्म बताइए, कितना गलत आदमी सब है। तब ना हुआ विद्रोह। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन था, औद्योगिकरण और धन का निष्कासन। क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया, इंग्लैंड से सामान आने लगा। अब इंग्लैंड से सामान आ रहा था बिल्कुल फेयर और कम रुपया में, तो यहाँ का सामान लेगा वो मतलब हाथ से बनाया हुआ फेयर भी नहीं है, मतलब कि उसे फिनिशिंग भी नहीं है, दाम भी ज्यादा लेगा नहीं, तो वो भी वजह था। और उसमें क्या किया ये अंग्रेजवा, बहुत चालाक था। ये क्या किया कि उन लोग का जो था टैक्स कम कर दिया, जो अंग्रेज व्यापारी थे, इंडियन पे टैक्स लाद दिया। तो इंडिया पे जब मतलब क्या आप उसमें उद्योग जब टैक्स लाद देंगे तो उसके सामान की कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनको छूट देगा, सामान की कीमत कम घटेगा। तो मान लीजिए उनका सामान कम है, तो वो बेच रहा है 5 में बेच रहा है ना, तो भी उसको 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। आप 8 में बेच रहे तो भी आपको लॉस हो रहा है, तो जाहिर है आप 8 से बेसी में बेचेगा, सामान किसे खरीदेगा 5 वाला का। ऐसे क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, तब अपना दाम बढ़ा देगा कौन, अंग्रेज वाला दाम बढ़ा देगा। जैसे जियो वाला हुआ था, टेलीनॉर, यूनिनॉर, एयरसेल, एयरटेल, एयरफेल सब था, जियो आके फ्री दिया, सब ठप हो गया। आप लीजिए दाम बढ़ा के बस बराबर कर दिया, है ना, वही काम कर रहा था ये भी। अब है क्या, देखिए वही बात, सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाया, जिसमें क्या इसके अंदर ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई, कोई टैक्स नहीं। परंपरागत तकनीकी से बनी हुई भारतीय वस्तु इसके सामने टिक नहीं पाया, धराशायी हो गया। तो अब व्यापारी लोग तो बेरोजगार हो गया, उसमें भी एक असंतोष फैल गया अंग्रेज के प्रति, उसको में दुश्मनी आ गया अंग्रेज के प्रति। तो वो सब देखिए सब भरा भरा दिया, ये सब फूटेगा। अब है क्या राजनीतिक कारण देखिए क्या कर रहा है, डलहौजी, ये डलहौजी बहुत खत्म, यही मिला था हड़प नीति, है ना। देखिए क्या कह रहा है, डलहौजी की व्यापक नीति यानी कि हड़प नीति, डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति द्वारा जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध तो क्या कर लिया, हड़प लिया में ना। कौन, डलहौजी, डलहौजी के बाद आएगा विलेज जीता आएगा, वो सब नहीं, ठीक है। ये क्या कर लिया, हड़प लिया, ठीक है। और साथ ही भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर दी। जो पेशवा जो थे नाना साहब, उसको जो पेंशन मिल रहा था, बोला आप पेंशन नहीं देंगे आपको, क्योंकि भाई उसका राज ले लेगा, पेंशन दे रहा था ना, तो पेंशन भी जब्त कर रहा है, पेंशन भी नहीं मिलेगा वो भी। तो वो वैसे गुस्सेला है भाई, पेंशन भी जब्त कर लिया, राजो ले लिया, पेंशनों नहीं दे रहा है। ऊपर ये क्या कर रहा है, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधि जब्त कर ली। अब आप बहादुर शाह फलाना ढिमकाना पधार रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सिंपल में भाई टिंकू आ रहे हैं ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। जो है वो जो मतलब अकबर में मूवी में जो है ना,
तो वो जो उतना लंबा मतलब कि पूरा गांव का नाम जो एक्सचेंज में रखे हुआ था वो सब आप नहीं कर सकते हैं, सिंपल में आपको बोलना पड़ेगा। उपाधि ले लिया उन लोग का। और देखिए क्या किया, हक तो ये कर दिया बादशाह को, यानी कि बहादुर शाह जफर को, परिवार को, बादशाह को लाल किला छोड़ के क्या बोला, कुतुब मीनार के बगल में झोपड़ी बोला वहीं रहना होगा 3 करके। बताइए एक मुगल बादशाह जो इतना पूरे दुनिया पे हुकूमत किया, पूरा हिंदुस्तान पर, अफगानिस्तान पे, उसको क्या बोल रहा है कि लाल किला छोड़ना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा आपको, कुतुब मीनार के बगल में झोपड़ी में रहना पड़ेगा। बताइए बेइज्जती वाला बात है कि नहीं है, है? तो ये सब कौन था, राजनीतिक कारण था। इसके वजह से क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया, जमींदार में, शासक में, सब में क्या हो गया, असंतोष फैल गया कि ना बदला ले करेंगे। क्या कर रहा वेलेल जी, ये तो और खत्म था। अंग्रेज लोग ना ऐसा ऐसा टेक्निक लेके आते थे कि सोच नहीं सकेगा। अभी जो भ्रष्टाचार वगैरह जो है ना, घूस वगैरह जो है, उसी का देन है। अब जोड़िया समझ में आएगा, जो घूस चलाते उनके पास ले लीजिए, उसी का देन है। देखिए वेलेल जी की सहायक संधि की नीति, इसमें सहायक संधि में क्या था कि मान लिया आपका राज को हम जीत गए, ठीक है, राज आप ही चलाइए। एक संधि होगा, संधि में ये होगा कि आपके यहाँ हमारा कुछ शासक रहेगा, कुछ मतलब कि ये सिपाही रहेगा, उसको खाली खिलाइएगा पिलाइएगा, बस कुछ नहीं करना है। बाद में कि राज काज आप ही रखिए, सब चीज आप ही रखिए, जब कभी जरूरत पड़ेगा हमको तो अपना सिपाही दीजिएगा लड़ने के लिए, यही था। लेकिन वो जो था राजा बोले चलो भाई अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, बताइए जीत भी गया वो, फिर हमको राजो दे दिया और एक आदमी को नौकरी पर रखना, कौन सी बड़ी बात है, इतना भी खिलेगा और खिला देंगे, रख लिया नौकरी पे। लेकिन वो जो था अंग्रेज का वो एक आदमी, वो बहुत बड़ा खुफिया था। वो ना अंग्रेज को इंफॉर्मेशन कर रहा, देखिए ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बता दो ये सही टाइम कब है इसको कमजोर करने का, मतलब पूरा कब्जा करने का, वो पूरा उसको इंफॉर्मेशन देता रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ भारतीय राजा को मालूम है नहीं, इसको जो रखे हुए सब चीज भेद बता रहा वहां। ठीक है, तो ये सब और भी ज्यादा कुछ रूल्स लगा दिया बाद में कि आप उपहार नहीं, गिफ्ट नहीं, न गिफ्ट दे सकते हैं, ना कहीं किसी से कोई संधि कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, किसी से लड़ना होगा तो हमारे सब चीज हमसे हमारे थ्रू करेंगे, ये सब बात था। लेकिन राजा को यह बात मालूम नहीं था। यही था वेलेल जी का सहायक संधि, समझे। तो ये सब क्या था, ये सब वजह था। अब आते हैं प्रशासनिक। ठीक है, अच्छा हम लोग किसमें अभी, हम लोग राजनीतिक में है ना। तो यह प्रशासनिक क्या बोल रहा है, प्रशासनिक भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। मतलब जो जाति जितना बेहतर है उसको उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। उसमें अंग्रेजों आ गया तो इंडियन आर्मी कितनों ताकतवर है ना, पूरा मतलब कि 30 मार खान का रहे, उनको बड़ा पोस्ट नहीं मिलता, उनको बस उनका लिमिटेशन था। और अंग्रेज भगलेलवा भी क्यों नहीं रहता, कान्हा कुतरा भी क्यों नहीं रहता, उनको बड़ा पोस्ट मिलता। अगर अंग्रेज और इंडियन सेम पोस्ट पर है, सैलरी बेसी है किसको, अंग्रेज को, इंडियन को कम है। अगर इंडियन बड़ा पोस्ट पे, अंग्रेज का पोस्ट में, छोटका पोस्ट का अंग्रेज इंडियन को गाली बोलता, दो बात बोलता, बेइज्जती वाली बात था, वही कह रहा है। ठीक है, तो ये सब वजह था। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर मतलब कि ये जो जिनके टैलेंट का हनन हो रहा, तो इन लोग को असंतोष नहीं होगा कि भाई, मतलब जैसे आप ही लोग में, जैसे आप लोग, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट जो TRE 2 में सेम नंबर लाए होंगे, लेकिन एओ को हो गया जब एओ को नहीं हुआ, आपको कितना तकलीफ होगा, सरकार कितना मेरे साथ गलत किया, जबकि रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हुआ। या कुछ लोग ऐसा किए होंगे TRE 1 में उर्दू ने रखकर सामान रखे होंगे, कोई उर्दू रखेंगे, उर्दू वाला आप उर्दू से बेसी नंबर लाए हैं सामान्य में, लेकिन कम नंबर वाला आपका हो गया जब उनका, तो 40,000 उठा रहा है, अभी तक आप बैठे हुए हैं, तो कितना तकलीफ हुआ। जाहिर से अब आपको जब तकलीफ हुआ तो यहाँ तक कितना तकलीफ हुआ होगा। अब है क्या, सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए ये भी वजह था 57 क्रांति का। क्या कह रहा, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति दी गई कि आइए धर्म फैलाइए। तो ये लोग क्या करते, ईसाई लोग मालूम है, ये लोग बहुत चालाक थे। हक तो तब हो गया जब जेल में जाकर कैदी लोग को दे धर्म का उपदेश। देखिए ईसाई धर्म ऐसा है वैसा है, आपका मुस्लिम क्या है, भूखे रहता है, रोजा कुछ खाता नहीं, हिंदू क्या है, भर में पूजा करता है, ईसाई धर्म ऐसा ऐसा ढेर सारा बात होता है, उन लोगों को कन्वर्ट करवाता है। अगर उन लोग मान लेता तो बोलते आप लोग, अगर आप लोग ईसाई धर्म मान लीजिएगा ना तो आपको जेल से छोड़ देंगे, ये सब प्रलोभन देता उनको।
उसके बाद में स्कूल में उसके बाद में हॉस्पिटल में, हर जगह ईसाई मिशनरी फैल गया, धर्म खूब फैला रहा है। इससे क्या हुआ, भारतीय लोग को ये हुआ भाई हमारा धर्म चेंज नहीं कर रहा है, हमारा भाई बंधु जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो धर्म तो इंडिया के लिए बड़ा सेंसिटिव चीज है ना, तो ये वजह था। ठीक है, और क्या बोला मालूम है कि जो अगर धर्म को मान लेगा उसको ऊंचा पोस्ट भी दे देंगे। मान लिया सूबेदार है, अगर आप ईसाई धर्म मान लिए आपको बहुत बड़ा बरकादार बना देंगे। ये सब सिस्टम था, तो ये सब था। उसका क्या उसने क्या करा, कई सुधार अधिनियम बने, जैसे सती प्रथा उन्मूलन, कन्या हत्या रोक, बलि प्रथा। हिंदुस्तानियों ने मतलब ये सब जो था, ये सब प्रथा क्या हिंदुस्तानियों को बुरा लगा। भाई उन लोग बोला कि भाई मेरा धर्म ठीक है, सती को जला दो, जलाना ही है, वो अगर उसका हस्बैंड मर गया तो जिंदा रह क्या करेगी। लेकिन अंग्रेज क्या बोला, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये सिस्टम गलत है। अंग्रेज चेंज किया। लेकिन जो कट्टर हिंदू था, जो कट्टर मुस्लिम था, वो क्या किया, गुस्सा गया कि हमारे धर्म को वो उलटफेर कर रहा है, तो सती प्रथा का चेंज कर दिया। ये भी उसको बुरा लगा। उसका देखिए कन्या हत्या रोक, बलि प्रथा कि भाई आप बलि नहीं दे सकते हैं किसी का भी ऐसे, और बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, विधवा को फिर शादी करवाना है। ये सब प्रथा उसको बुरा लगा कि नहीं हमारे धर्म में क्या कर रहा है, वो ईसाई लोग हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो भी उसमें गुस्सा था। इसीलिए पंडित मौलवी सब आ गया ना, वरना वो लोग कहे आता, उसको कौन मतलब, कि धर्मों में हेर फेर हो रहा है, इसीलिए आ गया उन लोग। और क्या देखिए, प्रलोभन जबरन लोगों को ईसाई बनाना। हम लोग के फ्रेंड सर्किल में एक आदमी है, अभी भी चल रहा है ना ईसाई मिशनरी, अगर मतलब कि अगर मान जाएगा तो वो बढ़िया लड़की भी देगी शादी ब्याह करने के लिए, और कुछ पैसा भी देगा, जमीन भी देगा, अगर उसका मान जाएगा तो। ठीक है, तो वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो प्रलोभन और जबरन लोगों को ईसाई बनाना, ये सब भी वजह था। और देखिए आप आते हैं कि ये सब तो इन सब से सब मतलब था, ये इनमें सब लोग मिले थे, लेकिन स्पेशली सैनिक के लिए क्या नियम आया, पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, यानी समुद्र पार। तो हिंदू धर्म में पहले क्या था, समुद्र को पार करना पाप समझता था कि भाई समुद्र पार करेंगे हमको पाप लग गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, ये हुआ। तो उन लोगों को क्या बोलता अंग्रेज, नया बहाली था, बोला नया बहाली हो रहा है, पहले आपको 4 साल इंग्लैंड में पहले नौकरी देना पड़ेगा जब, तब आपको इंडिया में लाएंगे। तो इंग्लैंड कैसे है, समुद्र पार कर जाएंगे, तो समुद्र पार करना मतलब धर्म खत्म हो जाना, पाप लग जाना, है ना। मतलब कि ये हिंदू धर्म में ये उस टाइम में मानता था कि समुद्र को पार नहीं करना है, लेकिन समुद्र पार करने भेज रहा था, तो क्या हुआ, घर का लोग सब खपा हो गया, है ना। तो वो भी वजह था, समझे। तो और उनके बाद देखिए सबसे बड़का वजह, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 57 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना गया। मतलब सब तो था ही, सब असंतोष अंदर था, लेकिन ये क्या फूट गया लावा की तरह भरभरा के पूरा, है ना। चर्बी वाला ये क्या करा, पढ़ने चर्बी ना, पढ़ने में क्या जाता है, हाँ माना कि अहमद पढ़ना। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 57 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। कैनिंग सरकार 1857 में सैनिक के प्रयोग के लिए ब्राउन वेस्ट के साथ एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होती थी, ठीक है, जिससे हिंदू मुसलमान से दोनों भड़क उठे। मतलब उसने अंदर में ये क्या बोलते हैं कि ये बारूद था, बारूद में नमी ना आ जाए, बारूद नमी ना, उसमें चर्बी से मतलब कि लपेट के ऊपर पेपर लपेटा था ताकि अंदर में वो का गर्म रहे, और उसको पहले दांत से तोड़ना है, फिर उस मतलब कारतूस को उसमें भरना है, तब गोली भरना, तब मारना है, तो दांते से काटना है। तो सुअर का गाय का चर्बी को दांत से लगा रहे हैं, तो हिंदू लगा रहा है गाय का, बड़ा मतलब कि ये जुल्म वाली बात है। आप मुस्लिम लगा रहा सुअर का, जुल्म वाली बात है। तो ये तो वजह पूरा से आग ला दिया पूरा, समझे ये। लेकिन कह रहा क्या, अंग्रेज को ये बात मालूम नहीं था कि भाई ये लोग इतना खराब मानता है। अंग्रेज बोला कुछ नहीं चर्बी है, खाली कुछ नहीं चर्बी है भाई, मतलब फैला देना भाई कि सुअर का गाय का, बस हो गया।
है ना। लेकिन अंग्रेज बोला कुछ नहीं है। अंग्रेज को क्या मालूम कि भाई इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, एक सुअर एक गाय के चर्बी से इतना बड़ा हो जाएगा कि सुअर तरह के मारेगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था बात, है ना। तो ये हुआ, लेकिन यही कारण था क्या जो विद्रोह को लायक खड़ा कर दिया। मंगल पांडे एकदम बाहर ये विद्रोह कर दिया। बाहरी घटना प्रभाव भी था, क्योंकि इंडियन लोग क्या मानते थे कि अंग्रेज को कभी हम हरा ही नहीं सकते हैं, अंग्रेज को हम कभी नहीं हरा सकते हैं, अंग्रेज तो अमर है, अजय है, उसको कभी नहीं जीत सकते हैं। ये धारणा था किसका? इंडियन लोग का। लेकिन जब अंग्रेज लड़ा, है ना, अफगान से लड़ा और क्रीमिया से लड़ा, पंजाब से लड़ा, तो वो हारा भी। तब भारत में अच्छा अंग्रेज हारता भी है, इसका मतलब हमसे भी हार जाएगा, हम लोग लड़ेंगे तब उसको भरोसा, यहाँ भी उसको कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया कि अंग्रेज हारी हो सकता है। वरना उसके माइंड में क्या था पहले कि अंग्रेज को कोई नहीं हरा सकता है, उसके माइंड में ये बात था। ठीक है, तो उसमें एक मोटिवेशन मिला। आप देखिए अफवाह फैल गया था कि वही मतलब कि सुअर गाय वाला चर्बी वाला। तो उसमें क्या बोला, इसमें एक और अफवाह मालूम है, एक अफवाह और जो आप लोग को मालूम ही नहीं है। हद तो तब हो गया अफवाह का जब क्या बोला कि मार्केट में जो आटा है ना, उस आटा में गाय का और सुअर का हड्डी पीस के मिलाया गया है, और उसी आटा का रोटी खा रहे हैं आप लोग। ये अफवाह फैला दिया। ये भी बताइए, वो तो बहुत बड़ा अफवाह था, लेकिन एक ये भी था कि भाई हड्डी को पीस के मिला दिया, ये कौन? ईसाई लोग, ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। ऐसा अफवाह फैल गया कि पूरा जोर पकड़ लिया, भाई रोटी में मिला दिया है, अब रोटी ये बांटो पूरा बस्ती में। देखिए इस समय एक अफवाह फैल रही थी कि कंपनी का शासन संता। एक और अफवाह था कि ये मतलब कि ये इसको क्या बोलेंगे, अंधविश्वास, वही बिल्ली रास्ता काट देता वही वाला विश्वास था यहाँ पे। इस समय अफवाह फैल गई थी कंपनी का शासन 1757 से प्लास्टिक युद्ध से प्रारंभ हुआ और सन 1857 तक 100 वर्ष, यानी कोई भरोसा नहीं किया कि कंपनी जो है ना, ये अंग्रेज जो है 100 साल ही रहेगा इंडिया में, 100 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। सही बात है भाई, 57 में शुरू हुआ, 1857 100 साल आ गया। एक ये भी अफवाह था कि अब ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब चलो भाई अभी ये खत्म कर देते हैं, ये भी अफवाह था। तो ये सब कुछ अफवाह भी क्या किया है, इस युद्ध को करने में काम आया है। कुछ अफवाह भी, जैसे अभी सभी अफवाह सब जो होता है ना, यहाँ भी तो बच पकड़ा आ गया, तो कन पकड़ा आ गया है, तो क्या आ गया है ना, गांव घर में जो हुआ। इसमें सबसे लॉस स्कूल वाला को होता है, जो पिछड़ा स्कूल है वहां बच्चा भेजने का नहीं, बच पकड़ा आ गया है, बच्चा पकड़े चलेगा। तो उन लोग बोलते भाई हम लोग स्कूल में रहेंगे, हम लोग के सामने से पकड़ चला, मतलब बच पकड़ा स्कूल में आएगा। बच्चा आपका फील्ड में खेल रहा, खेत में खेल रहा, नहीं लेके जाएगा, वहां से स्कूल से लेकर चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट है पिछड़ा वाला स्कूल में, वहां बच्चा नहीं जाएगा। जब बच पकड़ा का हल्ला उठेगा ना, नहीं आएगा। वो चोटी काटने वाला भी हल्ला उठाता है, बीच में काट लेता है चोटी है? तो वही सब अफवाह यहाँ। तो देखिए कितना साल हो गया, 200 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी लोग में अंधविश्वास है, समझे। तो इसका सिंबल था, यानी कि इस युद्ध का सिंबल क्या था, लाल कमल फूल और चपाती, गांव गांव बांटना। चपाती में वही सुअर आदि गाय का हड्डी पीस करके मिला दिया है, समझे। ये था वजह, समझे ना। ये सब वजह था क्या कैसे विद्रोह फैलता चिंगारी का। तो क्या बोल रहा है, वही चर्बी वाला जो है, एनफील्ड मोटरसाइकिल नहीं, एनफील्ड बंदूक के लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाही कम और मोटा को बढ़ा दिया। वही नई एनफील्ड में क्या था, वही कारतूस वाला सिस्टम था, जो दांत से खींचना था। इससे क्या हुआ, सिपाही में मतलब कि ये बागपन आ गया, वो लड़ने को तैयार हो गया। यही जो है ये मतलब कि आग में चिंगारी का काम किया, समझे ना। 5 केजी दूध में 1 बूंद नींबू का काम किया, नींबू का रस जो है वही काम किया। कौन? चर्बी वाला कारतूस, समझे। अब आते हैं क्या, क्रांति की शुरुआत कैसे होता है। क्या कह रहा है, विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 58 किलोमीटर कहा, मेरठ से शुरू होता है। मेरठ कहाँ है, नेपाल में। कहाँ मेरठ? अच्छा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। मेरठ कहाँ है, यूपी में है, और बगले में है वो
जिला है वो। तो 10 मई 1857